हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके साथ 2025 में रिलीज हुई मूवी लेके आया हूं, जो कि भारतीय मलयालम भाषा की रहस्यपूर्ण अपराध थ्रिलर फिल्म है। और इस मूवी का नाम रेखा चित्रम है, जिसका निर्देशन जोफिन चाको ने किया है। रेखा चित्रम की पटकथा जॉन मंत्रिकल ने लिखी है और यह रामू सुनील की कहानी पर आधारित है। इस मूवी में मनोज के जयंत, सिद्दीकी, जगदीश, साई कुमार, हरीश्री अशोकन और इंद्रान के साथ आसिफ अली और अंसवारा राजन ने अभिनय किया है। तो चलो दोस्तों, बिना वक्त गवाएं आज की मूवी की शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम दो दोस्तों को देखते हैं, जिनमें से पहला दोस्त दूसरे दोस्त को कहता है कि तुझे पता है, मेरे पिताजी जो है वह फिल्मों में काम करते हैं। लेकिन उसके दोस्त को अच्छे से मालूम था कि उसके पिता फिल्मों में काम नहीं करते हैं, इसलिए वो उससे पूछता है कि ये बात तुझे कैसे पता है। तब वो बताता है कि कल रात मैंने अपने पिता को एक्टिंग करते देखा था। फिर वो बताता है कि जब कल रात में घर में अकेला था और उस वक्त बहुत तेज बारिश भी हो रही थी, तब मेरे पिता के साथ कुछ 4 लोग जो है वो चटाई में किसी को लेकर जा रहे थे। और यह सीन हमें पास्ट में यानी 1985 में दिखाया गया है, जिसके बाद हमें आगे की कहानी को प्रेजेंट में दिखाई जाती है, जहां पर हमें विवेक को दिखाया जाता है। दरअसल विवेक एक एसी है, लेकिन अभी उसके ऊपर कुछ गैम्बलिंग के कुछ आरोप लगे हैं, इसलिए उसे कुछ महीनों के लिए सस्पेंड कर दिया है। और इसी वजह से विवेक अपने पिताजी के साथ अपने घर पर रहता है। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी, जो कि एक पत्रकार है। अब सीन आगे की ओर शिफ्ट होता है, जहां हम राजेंद्रन नाम के आदमी को देखते हैं। तभी हमें राजेंद्रन के बारे में मालूम चलता है कि उसके घर में वो अकेला रहता था, क्योंकि उसका बेटा उससे बिल्कुल भी ढंग से बात नहीं करता था और उसके बेटे के अलावा उसका कोई भी नहीं था। फिर एक दिन सुबह वो अपने ड्राइवर को लेकर एक जंगल के रास्ते से जाने लगता है, लेकिन रास्ते में वो बहुत शराब पी लेता है। उसके बाद वो अपने ड्राइवर को बीच रास्ते में गाड़ी रोकने के लिए कहता है, और उसके बाद राजेंद्रन उससे कहता है कि मुझे यहीं पर छोड़ दो। फिर राजेंद्रन जंगल के अंदर चला जाता है। तभी उसका ड्राइवर वहीं पर राजेंद्रन का इंतजार करने रुक जाता है। राजेंद्रन जंगल में जाने के बाद शांति से एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि राजेंद्रन की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसके मुंह से खून निकल रहा था। फिर राजेंद्रन अपना मोबाइल निकालकर वीडियो कैमरा ओपन कर देता है, क्योंकि वो वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता था। फिर वो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके बताता है कि कुछ सालों पहले उसने एक बहुत बड़ी गलती की थी, जिसका उसे आज तक पछतावा हो रहा है। उसके बाद वो बताता है कि लगभग 40 साल पहले उसने इसी पेड़ के नीचे जहां वो अभी बैठा था, वहां उसने एक बॉडी को दफना दिया था और उसके साथ इस काम में लगभग 4 लोग शामिल थे। एक का नाम था विंसेंट और दूसरा फ्रांसिस और तीसरा और एक आदमी था, लेकिन राजन ने उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। वो कहता है कि हम चारों ने उसकी बॉडी को यहीं पर दफनाया था और उसके बाद हम यहाँ से चले गए थे। लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि इसके बारे में जरूर किसी न किसी को तो पता चल जाएगा। लेकिन अभी तक किसी को भी पता नहीं चला कि हमने जिस बॉडी को दफनाया था वो लगभग 18 से 20 साल की एक लड़की थी, और जिसे हमने दफनाया था उसके सपने मुझे आज तक आते हैं। इसी के कारण इस सच का बाहर आना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं आप सबको इस वीडियो को रिकॉर्ड करके बताना चाहता हूं। उसके बाद हम राजेंद्रन के ड्राइवर को देखते हैं, जो कार के पास उनका इंतजार कर रहा था। तभी उसे एक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, और जब वो भागते हुए वहां पहुंचता है तो तभी उसने देखा कि राजेंद्रन ने अपने आप को गोली मार ली है। और उसके बाद यहाँ पर पुलिस आ जाती है। अब विवेक का पुलिस स्टेशन सबसे पास होने की वजह से विवेक मौके पर यहाँ पर पहुंचता है, और फिर कुछ देर के बाद यहाँ पर सारे बड़े ऑफिसर्स भी पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां जाने के बाद उसके हाथ सिर्फ एक ही चीज थी, और वो थी राजेंद्रन का मोबाइल, जिसमें उसने अपने गुनाह को कबूल किया था। उसने सभी को बताया था कि जिस जगह वो बैठा हुआ है वहीं पर हम चारों ने मिलकर उस बॉडी को दफनाया था। ये वीडियो देखने के बाद डीवाईएसपी विवेक से कहते हैं कि अगर खुदाई के समय यहाँ पर उस लड़की के स्केलेटन मिल गया तो यह एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस होगा, और जब इसके बारे में सारे लोगों को मालूम चलता है तो ये बात पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है। अब विंसेंट की हालत बहुत ज्यादा पतली हो जाती है, क्योंकि राजन ने अपने वीडियो में विंसेंट और फ्रांसिस का नाम बताया था, जबकि फ्रांसिस तो अभी मौजूद नहीं है। लेकिन विंसेंट जो है वो बहुत ज्यादा टेंशन आ जाता है, जैसे कि उसे इस सब के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन पता हो। उसके बाद हमें आगे का सीन दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि पुलिस उस जगह की खुदाई करना स्टार्ट कर देते हैं,
और वहां पर बहुत सारे लोग आए हुए थे और उनके साथ फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट की टीम भी आ चुकी थी। ऐसे ही बहुत देर तक खुदाई चलने के बाद अचानक वहां पर बारिश होने लगती है। लेकिन इतनी खुदाई करने के बाद भी उन्हें वहां कोई भी स्केलेटन नहीं मिले थे। फिर कुछ देर के बाद विवेक की नज़र उस चटाई पर पड़ती है जिसमें उस लड़की को लपेटकर दफनाया गया था। उसके बाद विवेक खुद खुदाई करने लगता है। तभी विवेक को वहां पर उस लड़की के स्केलेटन मिल जाते हैं। इसका मतलब राजेंद्रन ने जो भी कुछ कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। तो इसका मतलब विंसेंट और फ्रांसिस जो है वो दोनों इसके अपराधी होंगे। लेकिन उनके खिलाफ अगर कोई भी सबूत नहीं मिलते हैं तो विंसेंट पूरी तरह से निर्दोष रहेगा। उसके बाद अब फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वालों के पास स्केलेटन आ चुके थे। फिर उसकी रिपोर्ट आने पर मालूम चलता है कि यह 18 साल की एक लड़की का स्केलेटन है और उन्हें उसके पैरों में पायल भी मिली थी। उसके बाद पुलिस ऑफिसर्स एक टीम बनाते हैं। इस टीम में वह लोग विवेक को भी शामिल कर लेते हैं क्योंकि विवेक ने इस केस में बहुत ही अच्छा काम किया था। फिर विवेक 1985 में जितनी भी लड़कियां गायब हुई थी उन सभी लोगों के बारे में पता करने लगता है। उसके बाद विवेक 1985 में गायब हुए एक एक लड़कियों के घर वालों के पास जाकर उन्हें वो पायल दिखाकर उन लड़की के बारे में पूछने लगता है। ऐसा पूछताछ करते करते विवेक को काफी दिन बीत जाते हैं लेकिन उसे कोई भी सबूत नहीं मिल पाता। फिर ऐसे ही पूछताछ करते करते विवेक एक बुजुर्ग आदमी के पास पहुंचता है और उस आदमी को पायल दिखाता है। तभी पायल को देखने के बाद वो बुजुर्ग आदमी रोने लगता है और विवेक से कहने लगता है कि ये तो मेरे बेटी की पायल है। उसके बाद विवेक को ऐसा लगता है कि शायद अब ये केस जल्द ही सॉल्व हो जाएगा। फिर दोनों के डीएनए सैंपल्स को मैच किया जाता है लेकिन वो डीएनए सैंपल्स नेगेटिव आता है। इसका मतलब वो बूढ़ा आदमी झूठ बोल रहा था। फिर विवेक यहाँ विंसेंट से पूछताछ करने के लिए उसे पुलिस स्टेशन बुला लेता है। फिर वहाँ विंसेंट की पूछताछ की जाती है। उसके बाद विंसेंट बताता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि राजन मुझे सिर्फ फंसाने के लिए ही ये सब कुछ बोल रहा हो, क्योंकि आपके पास मेरे खिलाफ तो कोई सबूत भी नहीं है और किस आधार पर आप बोल सकते हो कि मैं भी उन लोगों के साथ में शामिल था। उसके बाद राजन ने आपको ये बोला और आपने ये सब मान भी लिया। फिर वो कहता है कि अगर आपके पास पुख्ता सबूत नहीं है तो आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। वहां से निकलने के बाद वो मीडिया के सामने जाकर कहता है कि पुलिस उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि विवेक ने अब तक तो सिर्फ उन लड़कियों की इन्वेस्टिगेट की थी जो 1985 में मारी गई थी, लेकिन अब विवेक उन लोगों से पूछताछ करना चाहता था जिन्होंने 1985 में किसी लड़की के गायब हो जाने की पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कराई थी। और इसी बीच विवेक को चंद्रपन नाम के आदमी के बारे में पता चलता है जो सिनेमा में काम करता था। फिर वो विवेक को बताता है कि उस वक्त सुपरस्टार मम्मूटी की मूवी में जो जूनियर आर्टिस्ट फिल्मों में काम किया करती थी वो उन्हें लाने का काम किया करता था और उस समय उसने एक लड़की को वहां लेकर आया था। वो बहुत ही खूबसूरत थी और उसे हीरोइन बनना था। उसके साथ ही वो मम्मूटी की बहुत बड़ी फैन थी। मैं जब उसे यहाँ लेकर आया था तो सभी को उसका काम बहुत पसंद आया था और उसकी एक रिकॉर्डिंग के दौरान की एक फुटेज शायद मेरे पास होगी। उस फुटेज में वो लड़की साफ साफ दिखाई दे रही थी और उस लड़की का नाम रेखा था। उसके बाद हमें कहानी पास्ट में दिखाई जाती है जहां हम रेखा को देखते हैं और रेखा यहाँ पर एक जूनियर आर्टिस्ट थी और वो सिर्फ मम्मूटी की हीरोइन बनने के लिए यहाँ आई थी। उसके बाद उसे यहाँ पर मम्मूटी की ही मूवी में एक नन का कैरेक्टर दिया गया था लेकिन वो बैकग्राउंड में रहने वाली थी। उसके बाद विवेक 1985 में रिलीज हुई फिल्म के बारे में पता करने की कोशिश करता है। तभी वो अपने लैपटॉप में एक यूट्यूबर की वीडियो देखता है जिसमें उसे उसी मूवी के बारे में कुछ बातें पता चलती हैं। उस वीडियो में एक आदमी रेखा के बारे में बता रहा था। वो बता रहा था कि एक रेखा नाम की लड़की मम्मूटी के गंजे होने पर मुझे बहुत चिल्ला रही थी क्योंकि वो मम्मूटी को इस कैरेक्टर में नहीं देखना चाहती थी। ये वीडियो देखने के बाद विवेक प्रेजेंट के कमल सर से मिलता है और वो उसे उस वक्त की सारी चीजें पूछने लगता है। उसके बाद कमल सर बताते हैं कि वो एक जूनियर आर्टिस्ट थी और उसका एक सॉन्ग शूट किया गया था। इस सॉन्ग की पहले दिन की शूटिंग बारिश के कारण रुक गई थी लेकिन दूसरे दिन वो शूटिंग में नहीं आई क्योंकि वो आधे शूटिंग में ही गायब हो गई थी। उसके बाद लोगों ने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो किसी को भी नहीं मिली। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि चंद्रपन की डेड बॉडी एक नाले में गिरी मिली, लेकिन सभी लोगों को ऐसा लगता है कि चंद्रपन अक्सर शराब पीता था और इसी कारण वो नाले में गिर गया होगा। लेकिन सच तो कुछ और ही था क्योंकि इन सब के पीछे विंसेंट का हाथ था।
उसके बाद हमें मालूम चलता है कि अब इस इन्वेस्टिगेशन को विवेक और उसकी टीम हैंडल नहीं करेगी, क्योंकि अब इस केस को सीबीआई हैंडल करने वाली है। और साथ में हमें यह भी मालूम चलता है कि विवेक को उस केस से हटाकर एक ट्रैफिक पुलिस वाला बना दिया है। फिर एक दिन विवेक फॉरेंसिक के एक डॉक्टर से मिलने के लिए जाता है। उसी वक्त वहां पर सीबीआई ऑफिसर मुरली आ जाता है, क्योंकि मुरली और उसकी टीम इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाली थी। लेकिन मुरली एक करप्ट ऑफिसर था, और ये बात फॉरेंसिक डॉक्टर बहुत अच्छे से जानता था। इसलिए वो विवेक से कहता है कि अगर इस केस को सॉल्व करना है तो ये केस सिर्फ तुम्हें ही सॉल्व करना होगा। और फिर अगले दिन विवेक के पास कमल सर का कॉल आता है और वो उन्हें एक यूट्यूबर के बारे में बताता है, जो कि उस वक्त के कुछ फिल्म स्टार के इंटरव्यू वगैरह लिया करता था, और उस आदमी का नाम मयप्पन था। उसके बाद विवेक सीधे मयप्पन से मिलने के लिए पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद मयप्पन उसे बताता है कि उस वक्त के हालात ऐसा कुछ थे कि ममूटी तक मेरे सवाल के जवाब नहीं दे पाते थे, क्योंकि उस वक्त जब मैं उनसे मिला था तो वो मुझसे गुस्सा होकर यहां से चले गए थे। लेकिन तभी यहीं पर मेरे फोटोग्राफर ने उनकी एक फोटो ली थी, और उनके पीछे मैंने रेखा को देखा था। लेकिन जब विवेक ने वो फोटो देखी तो उसने पाया कि ये तो एक नन का कॉस्ट्यूम है, लेकिन यह एक रियल नन का कॉस्ट्यूम है। तभी वो पास के चर्च में एक सिस्टर से मिलने के लिए चला जाता है, और उसका नाम स्टेफनी था। फिर स्टेफनी विवेक को रेखा के बारे में बताती है कि रेखा को तो वो बहुत अच्छे से जानती थी, क्योंकि अगर उसे सचमुच एक मौका मिलता तो वो जरूर स्टार बन जाती। और वो बताती है कि वो पासी के चर्च में एक नन थी। ऐसे ही एक दिन हमारे बाजू वाले चर्च में ही एक फिल्म की शूटिंग होने वाली थी, जिसमें कि ममूटी जी लीड रोल में थे, और यहीं पर हमने पहली बार रेखा को देखा था। लेकिन यहाँ पर वो नन के कॉस्ट्यूम में आई थी, और साथ ही में वो ममूटी की बहुत बड़ी फैन थी। इसी के बीच में जब ममूटी का यहाँ पर आना हुआ तो इसी वजह से सभी लोग उनसे मिलने के लिए जाने लगते हैं। तभी इसी भागदौड़ में यहाँ पर रेखा की ड्रेस फट जाती है, और वो टेलर के पास ड्रेस सिलने के लिए जाती है। लेकिन टेलर कहता है कि उसके पास बहुत सारे काम पड़े हैं, इसी कारण वो उसका काम नहीं कर सकता। अब रेखा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। तभी पासी के चर्च में उसे एक नन दिखाई पड़ती है, और वो और कोई नहीं बल्कि स्टेफनी सिस्टर थी। फिर वो उनके पास जाकर उन्हें सारी बातें बताती है। उसके बाद स्टेफनी सिस्टर कहती है कि तुम किसी बात की चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक ड्रेस तो दे दूंगी, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तभी उसके बातों से हमें पता चलता है कि सिस्टर भी ममूटी की बहुत बड़ी फैन थी, क्योंकि वो कहती है कि अगर तुम मुझे कल ममूटी से मिला दो तो मैं तुम्हें एक नई ड्रेस दे दूंगी। फिर इस बात के लिए यहाँ पर रेखा भी मान जाती है। अब अगले दिन रेखा से मिलने के लिए स्टेफनी आती है। तब रेखा उसे बताती है कि इस वक्त ममूटी सर शूटिंग में बिजी है, तो उसके बाद वो लंच करेंगे। फिर स्टेफनी इस बात के लिए भी मान जाती है कि वो उसे कहती है कि वो उनसे किसी वक्त भी मिल सकती है। लेकिन तभी रेखा स्टेफनी को सब कुछ सच सच बता देती है। वो कहती है कि मैंने तुमसे झूठ कहा था, मैं तो सिर्फ एक जूनियर आर्टिस्ट हूँ, और वो खुद भी ममूटी सर से मिल नहीं पाती है। लेकिन इस ड्रेस के कारण मुझे झूठ बोलना पड़ा। फिर स्टेफनी को उसकी बातें सुनकर बिल्कुल भी बुरा नहीं लगाता, बल्कि वो तो बहुत ही अच्छी दोस्त बन जाती हैं। उसके बाद वो दोनों ममूटी सर का मिलने का इंतजार करने लगी थी। इसी के बीच रेखा को मूवी में ममूटी सर के साथ एक रिकॉर्डिंग के दौरान एक छोटा सा रोल मिल जाता है। लेकिन शूटिंग के दौरान वहां पर बहुत जोरों की बारिश होने लगती है। इस वजह से शूटिंग रुक जाती है, और अब देखकर स्टेफनी रेखा को अपने साथ चलने के लिए कहती है, और वो इसके लिए मान भी जाती है। फिर स्टेफनी रेखा से कहती है कि बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है, इसलिए अब तुम्हारा बाहर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। अब तुम आज रात यहीं पर रुक जाओ, तुम्हारे सोने का इंतजाम भी हमने कर दिया है। उसके बाद सभी लोग खाना खाने के बाद सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन अगली सुबह जब सब नींद से जागे तो सभी लोगों को ऐसी बात पता चली कि वो पूरी तरह से शॉक हो गए, क्योंकि उन्हें पता चला कि चर्च की तिजोरी से सारा सोना और पैसा अब गायब हो चुका है, और इसके साथ रेखा भी वहां से गायब हो चुकी थी। इसी के कारण पूरा चोरी का इल्जाम रेखा के ऊपर आया था, और रेखा के साथ साथ उन्होंने स्टेफनी पर भी इल्जाम लगाया था, क्योंकि स्टेफनी ही रेखा को यहां पर लेकर आई थी। और ये सभी पास्ट की बातें स्टेफनी विवेक को बता देती हैं। फिर प्रेजेंट में स्टेफनी विवेक से कहती है कि मैंने रेखा पर इतना भरोसा किया, लेकिन रेखा ने ये सब कुछ क्यों किया होगा ये मुझे नहीं मालूम।
लेकिन मुझे रेखा के बारे में सच पता करना है और वो सचमुच ही रेखा है, ये बात भी उसे जाननी है। अब सीन दूसरी ओर शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि विंसेंट के पास अब सारी न्यूज़ पहुंच रही थी। क्योंकि जैसे ही विवेक सभी से मिलने के लिए जा रहा था, वैसे ही यहां पर विंसेंट के पास सारी न्यूज़ पहुंच रही थी। फिर विवेक अपनी गर्लफ्रेंड से मदद लेता है, क्योंकि वो एक पत्रकार है। इसलिए विवेक अब रेखा के बारे में अखबार में एक आर्टिकल देना चाहता है, और इसके लिए वो भी मान गई थी। तभी हमें पता चलता है कि विवेक को कुछ लोगों के बारे में मालूम चलता है कि कई दिनों से राजेंद्रन को ब्लैकमेल किया जा रहा है। फिर विवेक उन अभी लोगों के बारे में पता कर लेता है, और उसके बाद वो तुरंत ही उस जगह पर पहुंच जाता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये दोनों ही राजेंद्रन सर को ब्लैकमेल कर रहे थे, जिनका नाम विनू और गोपाल है, और दोनों ही दोस्त हैं। इसके बाद विनू विवेक सर को सारी बातें बता देता है। वो विवेक को बताता है कि हम दोनों को एक राज मालूम है, और वो राज हम फिल्म की शुरुआत में यानी पास्ट में देख चुके हैं, जिसमें विनू अपने दोस्त गोपाल से कह रहा था कि मेरे पिताजी फिल्मों में काम किया करते हैं, और उसने कल रात ही अपने पिताजी को 4 लोगों के साथ एक्टिंग करते हुए देखा था, और वो किसी को अपने साथ लेकर जा रहे थे। फिर ये सारी बातें गोपाल ने सुनी तो उसे सब कुछ सही लगा। लेकिन जब उन्होंने ये कुछ फिल्मों में नहीं देखा, तब उन्हें समझ आया कि ये सारी की सारी बातें झूठ है, और जो हमने देखा था वो एक क्राइम था। विनू के पिता का नाम बेबी है, और उनकी हालत काफी ज्यादा खराब रहती है। लेकिन बेबी ने सब कुछ बता दिया था कि हम चारों ने मिलकर ही उस लड़की को दफना दिया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद बेबी की मौत हो जाती है। फिर उनके मौत के बाद ही विनू और गोपाल राजेंद्रन को ब्लैकमेल कर रहे थे। अब ये सब कुछ सुनने के बाद विवेक ये सारी बातें एसपी सर को बताता है, और उनसे कहता है कि विनू और गोपाल राजेंद्रन के खिलाफ गवाही देने के लिए आ जाएंगे। लेकिन ये केस अगर हमारे पास आ गया तो ही हम सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। इस पे एसपी सर ने कहा कि हम ऊपर बात कर लेंगे, तुम सिर्फ विनू और गोपाल को साथ लेकर आओ। उसके बाद विवेक उन दोनों को लेने के लिए जाता है। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि विनू की मौत हो चुकी है और उसने तो फांसी लगा ली थी, और वहीं दूसरी ओर गोपाल एक तालाब में मरा हुआ पड़ा था। इन दोनों को देख के ये तो सुसाइड केस लग रहा था। लेकिन विवेक को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि इन सब के पीछे विंसेंट का हाथ है। तभी विवेक को पता चलता है कि राजेंद्रन सर ने विंसेंट और फ्रांसिस का नाम बताया था, लेकिन उन्होंने बेबी का नाम नहीं बताया था, क्योंकि वो तो राजेंद्रन सर के मार डालने से पहले ही मारे गए थे। फिर विवेक ने फ्रांसिस के बारे में कई जगह पर पूछताछ की थी, लेकिन विवेक को फ्रांसिस बारे में कुछ भी नहीं पता चला था। लेकिन अब विवेक को फ्रांसिस के बारे में सब कुछ पता चल गया था। फिर वो फ्रांसिस के पास एक फोटो लेकर जाता है और फ्रांसिस कहता है कि ये आप ही होना, और आपने 1985 में ऐसा कुछ किया था कि उसकी वजह से आज मैं यहाँ पर आपके पास आया हूँ। फिर फ्रांसिस भी यहाँ पर विवेक को सारी चीजें बता देता है। वो विवेक से कहता है कि मैं 1985 के वक्त की सारी बातें जानता हूँ, और वो गुनाह हम 4 लोगों ने मिलकर किया था। लेकिन इन सब के पीछे असली गुनहगार कौन है ये आप नहीं जानते, और आज मैं आपको 1985 के वक्त में हुई सारी बातें बताता हूँ। फिर फ्रांसिस विवेक को एक चर्च के बारे में बताता है। उस चर्च में स्टेफनी रहा करती थी, और इसी चर्च में पुष्पम नाम की एक औरत भी रहा करती थी, जो उसी चर्च में काम करती थी। और हाँ, उनके साथ में एक और आदमी था जिसका नाम वक्काचन था, जो कि इसी चर्च में काम करता था। और जो चर्च के ओनर थे वो वक्काचन बहुत भरोसा किया करते थे, इसलिए डोनेशन में चर्च को जो पैसा मिलता था उसे वक्काचन ही उस तिजोरी में रखने के लिए जाता था। लेकिन वो कुछ कम भी था, वो पैसे रखते वक्त कुछ पैसे निकाल लिया करता था। फिर एक दिन ये सारी चीजें पुष्पम ने देख ली। इस वजह से पुष्पम का मुंह बंद करने के लिए वक्काचन ने उसे कुछ पैसे दे दिए थे, और इसी बीच उनका मिलना हुआ था। और ऐसे ही वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज हो जाते गए, और अब वो दोनों साथ में मिलकर चर्च के इसी तरह से बहुत सारे सामान और पैसों चुराने लगे थे। इसी बीच पुष्पम ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया था। वो वक्काचन से कहती है कि अब तक हमारा हाथ मेन तिजोरी तक नहीं पहुंचा है, जहां उन्होंने सारा पैसा रखा हुआ है, क्योंकि वो अब उस मेन तिजोरी को लूटने वाले थे और चोरी करके यहां से फरार होने वाले थे। इसीलिए पुष्पम ने उस चर्च के मेन तिजोरी की नकली चाबी एक साबुन के द्वारा बनवा ली। उसके बाद पुष्पम तो सिर्फ सही टाइम का इंतजार कर रही थी
तभी पुष्पम को पता चलता है कि स्टेफनी सिस्टर के द्वारा रेखा नाम की लड़की चर्च में आने वाली है और आज रात को वो यहीं पर रुकने वाली है। अब पुष्पम इसी मौके का फायदा उठाना चाहती थी। फिर जब वो लोग रात को खाना खाने वाले थे तभी पुष्पम ने उसी खाने में नींद की गोलियां मिला दी थी। फिर इस खाने को तो सभी लोगों ने खाया, लेकिन सिर्फ रेखा ने इसे नहीं खाया था। इसलिए पुष्पम को अब रेखा को किसी भी हालात में वहां से साइड करना ही था। फिर रात को रेखा जब सो रही थी तभी पुष्पा ने रेखा के ऊपर हमला कर दिया और उसे वहां से हटाने के लिए उसे जान से मारने की कोशिश करने लगी। और उसमें पुष्पम पूरी तरह कामयाब हो गई थी, क्योंकि अब पुष्पम ने रेखा को जान से मार दिया था। अब बात थी उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने की। फिर जब पुष्पम और वक्काचन रेखा के बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए जा रहे थे तब वहां पर फ्रांसिस और राजन यानी हम दोनों ने सब कुछ देख लिया था। लेकिन उस वक्त पैसे देकर हमारा मुंह बंद करवा दिया गया था और हमें धमका दिया गया था कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो इस केस में हम तुम्हें फंसा देंगे। इसलिए उन्हें उनकी बात माननी पड़ी थी। फिर हम सबने मिलकर उसे बीच जंगल में लेकर गए और एक पेड़ के नीचे उसे दफना दिया। लेकिन उसे दफनाते वक्त उन्होंने देखा कि रेखा की सांसें अब तक चल रही थी, क्योंकि उसके पैर हिल रहे थे। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने उसकी बॉडी को दफना दिया। वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि विंसेंट की बीवी हॉस्पिटल में एडमिट है और उसका नाम एलिस था। तभी हॉस्पिटल में एलिस के पास एक फूलों का गुलदस्ता आता है और उस पे लिखा हुआ था कि गेट वेल सून पुष्पम। इसका मतलब कि एलिस और कोई नहीं बल्कि वो पुष्पम ही है। वक्काचन जो है वो कोई और नहीं बल्कि विंसेंट ही है। फिर उस दिन के चोरी के बाद से विंसेंट और पुष्पम ये दोनों फरार हो गए थे और साथ में उन्होंने रेखा की बॉडी को भी दफना दिया था। फिर इसी वजह से सभी को ऐसा ही लगा था कि रेखा ने ही उस पैसों को चुराया था। उसके बाद विवेक ये सारी बातें अपने ऑफिसर्स को बताता है। विवेक उनसे कहता है कि एलिस और विंसेंट का असली नाम वक्काचन और पुष्पम है और इन दोनों ने मिलकर ही रेखा को जिंदा दफना कर मारा था और साथ ही में उस चर्च के सारे पैसे भी चोरी कर लिए थे। लेकिन इतना सब होने के बाद भी यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो स्केलेटन रेखा का ही है। ये बात अभी तक साबित नहीं हो पाई है। अगर इस बात को हम साबित कर पाते हैं कि रेखा कौन है तभी हम विंसेंट और एलिस को अरेस्ट कर सकते हैं। वही दूसरी ओर इससे पहले कि विवेक कुछ कर पाता वहीं पर उसका अचानक से एक ट्रक के कारण एक्सीडेंट हो जाता है और ये एक्सीडेंट दरअसल में विंसेंट के द्वारा ने करवाया गया था। इसमें विवेक को बहुत चोटें तो आई थी, लेकिन डरने की कोई बात नहीं थी क्योंकि वो पूरी तरह से स्वस्थ था। वहीं दूसरी ओर विवेक की गर्लफ्रेंड ने रेखा का आर्टिकल भी न्यूज़पेपर में छाप दिया था और उस पेपर में छपे आर्टिकल की मदद से जगदीश नाम के एक्टर का कॉल विवेक की गर्लफ्रेंड को आता है। फिर विवेक और उसकी गर्लफ्रेंड ये दोनों उस जगदीश नाम के एक्टर से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। उसके बाद वो उन दोनों को बताता है कि जिस समय मैं अपनी पहली फिल्म कर रहा था और उसमें मैं एक स्ट्रगलिंग एक्टर था, फिर दिन मुझे वहां रेखा का पहला लेटर आया था और उसमें उसने मेरे काम की बहुत ही तारीफ की थी। इसके बदले में मैंने भी उसे थैंक यू लिखा था। फिर ऐसे करते करते रेखा के बहुत सारे लेटर मुझे आने लगे थे, जिसमें वो मुझे भाई कहा करती थी और इस पे मैं भी उसे बहन कहा करता था। उसके बाद रेखा जो लेटर भेजा करती थी उस जगह के बारे में अब विवेक को मालूम चल गया था। इसलिए वो विवेक तुरंत ही कन्याकुमारी पहुंच जाता है, क्योंकि वो लेटर कन्याकुमारी से ही आया करते थे। फिर वो दोनों वहां जाकर एक औरत से मिलते हैं और वो औरत कोई और नहीं बल्कि रेखा की बहन हुआ करती थी। जिसके बाद वो पास्ट की एक स्टोरी सुनाती है। फिर वो उन्हें उसी साल की यानी 1984 की कुछ बातें बताती हैं। वो उन्हें बताती है कि जब वो नए नए कन्याकुमारी में रहने के लिए आए थे। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि रेखा को फिल्मों का बहुत शौक था और फिर उसने जब मम्मूटी की फिल्मों को देखना स्टार्ट किया तो वो उनकी फैन बन गई थी। इस तरह से उसने और भी लोगों की फिल्में देखना स्टार्ट कर दिया था। तभी इसी बीच उसने जगदीश नाम के एक एक्टर को लेटर भी लिखा था। फिर बाद में जब उसका लेटर वापस आया तो इस लेटर के बारे में उनके पिता को मालूम चल गया और ये सब देखकर उनको बहुत ही गुस्सा आया। फिर गुस्से में उन्होंने रेखा को एक जोरदार थप्पड़ मारा। इस बात पे गुस्सा होकर रेखा घर छोड़ के वहां से चली गई और तब से लेकर आज तक वो घर वापस नहीं आई। उसके बाद मेरे पिता ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं मिली। उसके बाद विवेक रेखा के बहन को उसकी पायल दिखाता है और वो पायल किसी और की नहीं बल्कि रेखा की ही होती है। वही दूसरी और पुष्पम यानी एलिस का सच अब बाहर आ चुका था और वो इस सदमे को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाए
और उसने वहीं पर अपनी जान दे देती है। अब सच सबके सामने आ चुका था। फिर अगले दिन सारे ऑफिसर्स मिलकर वक्काचन के घर उसे अरेस्ट करने के लिए पहुंच जाती हैं। क्योंकि अब सबको सच पता चल गया था और सारे के सारे सबूत विंसेंट यानी वक्काचन के खिलाफ ही थे, इसलिए अब वो कुछ नहीं कर सकता था। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि रेखा के बॉडी के कुछ स्केलेटन फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने रख लिए थे, इसलिए वो फिर से उसके अस्थियों को दफनाकर उसे श्रद्धांजलि देते हैं। उसके बाद विवेक रेखा के पास जाता है और उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारी बहन की एक अमानत है। फिर विवेक उसकी बहन को वो दे देता है। विवेक ने उसके बहन को जो दिया वो कोई और चीज नहीं बल्कि ममूटी की फोटो थी और उसके पीछे उनकी सिग्नेचर थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको आज की मूवी कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।